हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की एएमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आज वीडियो में उसके आगे हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा कैपिटल बजटिंग, कि पूंजीगत बजटन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आप लोग को समझाया था। आज की वीडियो में उसी में डिटेल में हम समझेंगे, उसके बाद उसी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है, पूंजीगत बजटन होता क्या है। तो हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि जो पूंजीगत व्यय होते हैं, हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनसे रिलेटेड जो बजट बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूंजीगत बजटन। जो पूंजीगत के कौन से होंगे कि जो उनको हम माने कि पूंजीगत हैं, क्योंकि जो एक बिजनेस चल रहा होता है तो वहाँ पर बहुत तरह के एक्सपेंसेस हमको करने पड़ते हैं। फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं कि क्यों फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए। जितने बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंस भी होता है। इसीलिए फाइनेंस को कहा जाता है कि जीवन रक्त कितना होता है एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए। यहाँ पर जो ऐसे व्यय जो आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, यानी कि जो दीर्घ काल की अवधि में, चाहे वो संपत्तियां हो, ऐसी संपत्तियां जो दीर्घ काल तक चलेंगी, जिनको आपको बार बार जिसे बेचना या खरीदना नहीं पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं जिनको आप इसलिए नहीं परचेज कर रहे कि आप दोबारा उसमें कुछ जो है चेंजेस करके वापस से सेल कर देंगे। ऐसे एसेट को आप ले रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पास रखेंगे। जैसे कि कंपनी की मशीनरीज होती हैं, कोई फैक्ट्री में कोई मशीनरी है जिससे कि उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, थोड़ी बहुत घुसावट होती है, टूट फूट होती है, तो उसकी मेंटेनेंस किया जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, तो वो सारी आपकी कैपिटल कही जाती है। यानी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो कौन कौन से और इसमें शामिल किए जाते हैं? तो जो आपकी फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको परचेज करने में, उनको क्रय करने में जो व्यय किया जाएगा, साथ ही उनके संवर्धन में, उनको बढ़ाने में, साथ ही उनका विस्तार करने में, उनमें सुधार करने में, उनमें परिवर्तन करने में, और साथ ही अगर उनको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन लगता है। जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती है, जो करंट एसेट होती है, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पर ह्रास नहीं लगाया जाता। लेकिन जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन सब पर डिप्रिसिएशन ह्रास लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो मैं लेकर आऊंगी जो आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी। तो उसमें रहेगा कि क्या डिप्रिसिएशन है, या जो इम्पोर्टेंट आपकी एसेट्स होती हैं फिक्स्ड में, मशीनरी है या साथ में बिल्डिंग है, इन सब पर कितने परसेंट की दर से लगाया जाता है, ये किस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में आता है, ये सब इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में से कि डिप्रिसिएशन लगाया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी एसेट को यूज करते जाते हैं, वो एसेट में किसी न किसी तरह की घिसावट होती है या किसी न किसी तरह की खराबी होती चली जाती है। इस तरह से रहता है कि धीरे धीरे वो नष्ट होती जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू गिरती जाती है। जैसे कि आप लोग के पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाएंगे, अगर आप उसको यूज नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक टाइम के बाद उसकी मार्केट वैल्यू घटती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वही चीज है कि जो एसेट्स होती है फिक्स्ड हमारी, उनको यूज करते करते उनमें कुछ कमियां आती हैं, गिरावट आती है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती हैं, तो उसके लिए हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं उसके ऊपर। और साथ ही एक अलग से फंड भी इसके लिए बनाया जाता है जिसमें कि कुछ अमाउंट हम जमा करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उस फंड में इतना अमाउंट आ जाता है कि जब आपकी जो मेन एसेट है वो पूरी तरह से उसकी मार्केट वैल्यू समाप्त हो गई है या आपको रिप्लेस करनी है, तो उस हिसाब आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि पुनः स्थापना वही हो जाएगा। या फिर अगर R&D कर रहे हैं एक बिजनेस में, शोध एवं विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने रिसर्च और डेवलपमेंट छोड़ दिया, एक जैसी चीजों को करते रहेंगे, तो क्या होगा, टाइम चेंज होता है, तो बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए टाइम के साथ आपको बिजनेस में भी चीजों में चेंज लाना होता है, जिसके लिए R&D भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी एक तरह से लगातार आपका चलता रहेगा। उस पर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो सब आपके किस में आते हैं, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये कहलाते हैं। और इसमें के लिए जो आप बजट बनाते हैं, क्योंकि आपको एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से अनुमान लगाना इम्पोर्टेंट होता है कि कितना आपका एक्सपेंसेस आएंगे, कितना खर्चा आएगा। आप लोग ही हैं, घर में कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है
तो एक आइडिया लगाते हैं उसमें कि इतना खर्च आएगा, इतना एस्टिमेट आएगा हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ से हमें जो भी अमाउंट हम खर्च करने वाले हैं उसको कलेक्ट किया जाएगा। वैसे ही एक बिजनेस में भी होता है कि जब हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या बिजनेस हमारा रन में है, तो भी हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी कैपिटल चाहिए होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि किस सोर्सेज से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बजट बनाया जाता है। तो जो इन चीजों से रिलेटेड बजट होता है वो हो जाता है आपका कैपिटल बजट। इसको ही कहा जाता है, इस प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग या फिर पूंजीगत बजट। अब आपकी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होती है जो आपका कैपिटल बजटिंग है। वो जहाँ भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखे और आपका कैपिटल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर आपको पता है कि क्या होगा, कि वो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें फर्स्ट हो जाता है कि प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस चीज पर या किस आइटम पर, किस मद पर हमें पहले व्यय करना है, पहले आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे उस पर खर्च करेंगे। ये निर्धारित हो जाता है जब हम एक बजट बना लेते हैं। पूंजी व्ययों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जानना कि कितना हमें आएगा किसी भी उस पर खर्चा, कितना हमें एक्सपेंसेस करने होंगे, या वो सही है या उतना नहीं सही है, तो उसका वैल्यूएशन कर पाना, मूल्यांकन कर पाना संभव होता है। समन्वय करना, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा पाना, कि अगर हमने एक आइटम पर ज़्यादा कर दिया है एक्सपेंसेस तो दूसरे पर हम उसी के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, या जैसी प्रायोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। पूंजी व्ययों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी बिजनेस में कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन भी होता है, एक कार्य भी होता है मैनेजमेंट का, कि नियंत्रण अगर हमने नहीं रखा तो वहाँ पर क्या होगा, एक तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। उससे ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस हमारा अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम लगा सकते हैं कंट्रोल, जब हमने ऑलरेडी बजट बनाया होगा और जितने हमने एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए होंगे उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं बजट जितना हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, विचरण बहुत ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अगर हमने पहले से अनुमान नहीं लगाया, बाकी लोग हैं मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, अब आपने एक अनुमान लगा दिया कि शॉपिंग हम 5,000 के अंदर करेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन आपने वहां जाकर के शॉपिंग जो है 6-7 हज़ार की कर ली, तो आपको एक अनुमान लगेगा, एस्टिमेट अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना ऊपर चले गए हैं, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आपने खर्च कर लिया। लेकिन अगर आपने कोई भी पहले से सोच के नहीं रखा है और डायरेक्ट आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितना ज्यादा आप आगे ज्यादा आपने खर्चा कर लिया है। फिर आ जाता है स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको भी मैंने समझाया ही है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक टाइम के बाद उस संपत्ति का वैल्यू जो होती है वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता आती है। तो हमें तभी पता चलेगा जबकि हमने एक बजट बनाया होगा। खुदकालीन निर्णयों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसीजन। बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बेनिफिट कहिए, एक एडवांटेज कहिए, कि पहले प्रीवियस में जो हमने लिए होते हैं डिसीजन, उसमें हम देख पाते हैं कि वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं, क्योंकि जो पहले का प्रीवियस बजट होता है उसको हम आज के बजट से तुलना करके ये देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन से आइटम हमने कम लिखा था, कहाँ पर ज़्यादा लिखा था, अब कितना खर्चा हमारा बढ़ गया है, किस इस पर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, कहाँ पर बहुत ज़्यादा अपव्यय हो रहा है। तो सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं जब हमने सब कुछ बजट में बनाया होता है। तो जो प्रीवियस में जो हमने डिसीजंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आज का बजट तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। अलग से एक वीडियो भी आप लोग की बजटिंग की आएगी जिसमें बजट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें बजट में आती हैं, जो जीरो बेस बजट होता है, मास्टर बजट होता है, या बजटिंग में क्या रहेगा, कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी जो बजट बनाए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहेंगे। एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाता है पूंजी व्ययों के लिए वित्त व्यवस्था, फाइनेंस अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। आपने ये तो पता लगा लिया कि आपको कितना एक्सपेंस करना है, कितना खर्चा करना है, तो उसके लिए खर्चे के लिए आय भी तो होनी चाहिए, इनकम भी तो होनी चाहिए, तो कहाँ से उस फाइनेंस को हम कलेक्ट कर सके। ये हो जाता है आपका जो पूंजी बजट है उसके उद्देश्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर आ जाता है पूंजी बजटिंग का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो रिस्क फैक्टर जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पहले से जब आपने किसी भी चीज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रखा है, थोड़ा बहुत सोच रखा है, तो वहाँ पर रिस्क आपके लिए कम हो जाता है, क्योंकि एक पूर्वानुमान हो जाता है हमारे पास, इसलिए।
लंबी अवधि लॉन्ग टर्म पीरियड से रिलेटेड है, पहले आपको पता चल गया दीर्घकालीन है, क्योंकि पूंजीगत व्यय होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एसेट है आपकी जो उनके लिए ही कर रहे हैं, तो आपके लॉन्ग टाइम से रिलेटेड होते हैं। वृद्धि ग्रोथ, हमें ग्रोथ का आइडिया लग जाता है कि बिजनेस की ग्रोथ क्या है, कितनी चल रही है, कितना हमने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना उसको रिटर्न मिल रहा है। अपरिवर्तनीयता होती है, रेंसिबिलिटी होती है कि बार बार चेंजेस नहीं होते हैं, आपको पता चल जाता है कि एक बजट हमने बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो बार बार हमारे निर्णय जो होते हैं, डिसीजंस जो होते हैं, वो कहें कि एक कहाँ से भटकते नहीं हैं हम लोग कि हमें क्या रास्ता है, किस पे चलना है, वो हमको पता रहता है। फिर आता है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने नॉर्मली तो उसको समझ लिया ओरल में, लेकिन आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टीज रहती है, काफ़ी जटिल होती है चीज़ें, तो वहाँ पर एक एक चीज़ को अगर अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे तो आसान होता है। जैसे कि आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाया होगा तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहले हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, फिर हम P&L ऑपरेशन अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि हम निकालते हैं कि हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। उसके बाद अलग अलग सारे एसेट्स के अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम बैलेंस निकालते हैं कि परचेज आई है या सेल आई है, टैक्स का अलग से बनता है, डिविडेंड का अलग से बनता है। उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं कि इसमें एक स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, लेकिन जब आपने एक बजट अपना बना रखा है तो आपको सब कुछ पता है कि क्या हमको किस तरह से करना है। फिर आ जाता है अधिक खर्च, सब्सटेंशनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस पर हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, तो अगर आवश्यकता अनुसार आप उस पर कंट्रोल भी आसानी से कर पाते हैं। ये हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है कैपिटल बजटिंग की। तो हमने यहाँ पर इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया। अब इसमें जो न्यूमेरिकल भी कुछ पूछे जाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कितनी आती है, या जो आपकी पेबैक पीरियड है, तो आगे जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने उसके साथ ही आपको सारे मेथड्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और MCQ क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि हम अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजी बजटन का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इज budget of source of income, planning and control of capital expenditure, preparing capital budget and finding out variances, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है जो कैपिटल बजटिंग है उसका क्या अर्थ होता है। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया ही था कि कैपिटल बजटिंग का क्या अर्थ होता है, किससे रिलेटेड हो जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उससे रिलेटेड होती है, और उनकी ही प्लानिंग करना, उनका ही कंट्रोल करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बजटन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स with availability of capital, with project evaluation, with knowledge of project identity, with execution। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी बजटन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। जो पूंजी की उपलब्धता से है, या परियोजना की मूल्यांकन करके होती है, या परियोजना का परिचयात्मक जानकारी से, या फिर उसके क्रियान्वयन से। तो यहाँ पर जिसकी प्रोसेस शुरू होती है, तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता है कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस पर आपको काम करना है, तो आप आगे का कुछ भी बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है विद नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन परियोजना में शुद्ध विनियोग का आशय है। नेट इन्वेस्टमेंट इन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, नेट एसेट माइनस ओल्ड एसेट, नन ऑफ दीज। तो प्रतिस्थापन परियोजना में जो शुद्ध विनियोग, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम रिप्लेस कर रहे होते हैं एसेट्स को, तो वहाँ पर हमें निकालना होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है। तो उस नेट इन्वेस्टमेंट को जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो क्या हो जाएगी। तो संपत्ति की लागत होती है, या संपत्ति की लागत में से हम पुरानी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य घटा देते हैं, या फिर नई संपत्ति में से हम पुरानी संपत्ति को घटा देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या हो जाएगी, जो संपत्ति होती है कॉस्ट ऑफ एसेट में से जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है उसे हम घटा देते हैं, यानी कि जो पुरानी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य होता है वो हम लेस कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू को हम घटा देते हैं, तो हमारी निकल करके आ जाती है जो नेट इन्वेस्टमेंट है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की लागत एवं स्थापना व्यय 30,000 रुपए है। 8,000 रुपए की पुरानी मशीन 4,000 रुपए में बेची गई। कर की दर 25% हो तो शुद्ध विनियोग की राशि होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹30,000। ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹8,000 was sold for ₹4,000. Tax rate 50%. The amount of net investment will be।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि नेट इन्वेस्टमेंट ही आपको निकालनी है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है। देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी सा है। इसे कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपकी नई संपत्ति की अब रिप्लेस करने के बाद जो आ रही है, सबसे पहले उस वैल्यू को लिखा जाता है, वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 30,000 की। अगर आपके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से दे रखे होंगे तो उसको ऐड कर लीजिएगा इसकी वैल्यू में। यहाँ पर दोनों चीजें साथ में जोड़कर बता रखी हैं, तो सीधे सीधे हम 30,000 लिख लेंगे। उसके बाद हम लेस करते हैं जो ओल्ड एसेट की वैल्यू होती है जो रिसीव्ड होगी। यहाँ पर 8,000 की पुरानी मशीन जो थी उसको उन्होंने बेच दिया है। कितने में सेल किया है? 4,000 में किया है। अब ध्यान दीजिएगा, 4,000 में सेल किया है, 8,000 उसकी वैल्यू थी। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस होगा। 8,000 की कोई चीज अगर आप 4,000 में बेच रहे हैं तो आपको 4,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने में उन्होंने बेची है? जितने में उन्होंने बेची होगी उस वैल्यू को हमें लिखना है कि कितना उन्हें सेल करने से जो वैल्यू है वो मिली होगी। तो यहाँ पर उन्हें 4,000 रुपए मिले हैं, 4,000 रुपए की उन्होंने सेल करी थी। तो उस 4,000 को हम 30,000 में से लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 26,000। अब उसके बाद यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि जो हमने सेल करी है उससे हमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। यहाँ पर हमको लॉस हुआ है, तो जब भी लॉस होगा तो हम उसे लेस करेंगे इसमें से, अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 4,000 है, 25% टैक्स रेट है, तो उसको हम लेस करेंगे। 4,000 में से प्रॉफिट जो आया है आपका 4,000 का 25% निकालिएगा, आएगा 1,000। 26,000 में से 1,000 आपका लेस हो जाएगा, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 25,000 की आ जाएगी। बहुत ही ईजी सा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। कितनी नेट इन्वेस्टमेंट हमारी निकल के आ गई? 25,000 की। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत बजटिंग को इस रूप में भी जाना जाता है। कैपिटल बजटिंग इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो कैपिटल बजटिंग होगी और उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही नामों से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपके इन दो तरह से दे रखा हो तो भी ध्यान में रखिएगा कि बात कैपिटल बजटिंग की ही हो रही है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत बजटिंग निर्णय किस प्रकार के होते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म नेचर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया हुआ है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि जो कैपिटल बजटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजटिंग निर्णय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन? एक्सपेंशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम कैपिटल बजटिंग जो होगी उसमें शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे उससे रिलेटेड डिसीजंस को। तो यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है या कार्यक्रम है, विस्तार कार्यक्रम, ये भी आ जाएगा। दीर्घकालिक संपत्तियों को जो एक्विजिशन है उनका अधिग्रहण करना वो भी आएगा और रिप्लेस करना भी आएगा। क्या चीज नहीं आती? इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं आता। जो हम जो इन्वेंट्री होती है उसका कंट्रोल किया जाता है, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो इसमें शामिल नहीं किए जाते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये किस तरह के नेचर का होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, इसलिए इसको हम कैपिटल बजटिंग में शामिल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बजटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नकदी प्रवाह पर आधारित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज? पेबैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है आपसे इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कैश फ्लो पर बेस्ड होगा कैपिटल बजटिंग का। तो ये तीनों ही मेथड जो होते हैं वो कैश फ्लो पर ही बेस्ड होंगे, रोकड़ के प्रवाह पर बेस्ड होंगे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत बजटिंग किसका एक अंश है? कैपिटल बजटिंग इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो कैपिटल बजटिंग होती है किसका एक हिस्सा मानी जाती है, किसका एक पार्ट होती है? मैंने आप लोग को बताया था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो जो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के लिए जाते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट था, दूसरा डिविडेंड से बेस्ड था और तीसरा हो जाएगा फाइनेंस से बेस्ड डिसीजंस लिए जाते हैं।
जो कैपिटल बजटिंग है उसे किसमें शामिल किया जाता है या किस तरह के डिसीजंस में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं, जो हमारी एसेट होंगी फिक्स्ड एसेट्स उनमें हम इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं अमाउंट को। एक फिक्स्ड एसेट में करते हैं और कुछ करेंट एसेट्स में करते हैं, तो जो फिक्स्ड एसेट वाला हो जाता है वो कैपिटल बजटिंग में आ जाता है। तो इसे किसमें शामिल किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उसमें शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें जो कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ थ्योरी बेस्ड होंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।